जी, अब हम आ जाते हैं यूनिट 3 के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स में हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकती हैं। हाउस होल्ड्स और फर्म्स तो दो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट भी हो सकती है कि कोई माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन ले, लेकिन उमूमन गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, तो उसको हम यूनिट 4 में देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के डिसीजंस। वरना गवर्नमेंट जो है एक सेक्टर का भी ले सकते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो एक माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, या लेबर ओवरऑल लेबर मार्केट तो एक माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन होगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लेबर के हवाले से कोई उसूल आ गए, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स आ गए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक हो गया रिलेटिवली। अच्छा जी, तो अभी हम जो बात करने लगे हैं वो इस यूनिट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स के अंदर हाउस होल्ड्स, वर्कर्स से रिलेटेड ट्रेड यूनियंस की, फिर फर्म्स के हवाले से ऑनवर्ड जाएंगे। लेकिन इस यूनिट के अंदर सबसे पहला हमारा हेड है वो है मनी एंड बैंकिंग, पैसे के हवाले से। और सवाल ये है कि पैसा क्या होता है। पैसा एक, ये कोई गुड नहीं है, इट्स नॉट अ कमोडिटी दैट कैन बी कंज्यूम्ड। इसके जरिए कोई चीज़ ली जाती है और कंज्यूम की जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बलबूते पे कोई चीज़ एक्सचेंज होती है, कोई समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज होती है। इट्स ये कोई ऐसी कंज्यूमेबल नहीं जिसकी कोई वैल्यू हो। ज़्यादा एक पेपर के, फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपये का नोट है, उसकी क्या वैल्यू होगी एज अ कंज्यूमेबल। उसके ऊपर कुछ लिख सकोगे कि इसका नंबर नोट करोगे, इससे ज़्यादा क्या होगी। उसमें भी इतना कलर्स होते हैं कि प्रॉपर कुछ एक होता है ना कि खत लिख दिया, ये भी नहीं लिख पाओगे। तो एज अ पेपर ये किसी काम में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कोई शायद किसी मुश्किल से किसी काम में यूज़ हो। सो इटसेल्फ इसकी कोई इंट्रिंसिक वैसी वैल्यू नहीं है कि ये जिस चीज़ से बनता है उसकी अपनी कोई वैल्यू। और मैंने जानबूझ के सिक्कों की मिसाल नहीं दी। आप कह सकते हो सिक्के लोहे के होते हैं तो लोहा धात है, या सिक्के पीतल के हो सकते हैं, पीतल एक अलग किस्म का मेटल है तो उसकी अपनी वैल्यू, हाँ ठीक है। लेकिन मैं तो जानबूझ के पेपर मनी की बात करूँ। पेपर मनी इट्स लाइक उसका क्या यूज़ है, एक पेपर वाला यूज़ होगा खाली, बट वो पैसा चीज़ों को खरीदने में काम आता है। लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उसको, और लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उसको, इस सेक्शन के अंदर वो हम पढ़ेंगे कि आज ऐसा क्या दिन, क्यों, मतलब ये काफ़ी अरसे से जब से चल रहा है, सैकड़ों सालों से कॉइन्स या पेपर मनी ये क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है। लोग पेपर मनी लेके उसके बदले घर दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, हालांकि वो पेपर है सिर्फ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि यही पेपर वो कहीं और यूज़ करके कुछ और भी ले सकते हैं। तो कोई और क्यों इसको एक्सेप्ट, सब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ना इसको एक्सेप्टेबल बनाया है। गवर्नमेंट कहती है कि ऑफिशियल है। अगर आप ऐसे दौर को सोचो कि जहाँ पर सब जो है ना, जहाँ पर कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई अगर वैल्यू की चीज़ दे रहा है उसके बदले वैल्यू की चीज़ ले भी रहा है, उस दौर में कोई गवर्नमेंट आ जाए और अनाउंस करे कि आज से ना हम एक पेपर जारी कर रहे हैं प्रिंट करके, जो उसको लेगा उसके बदले कुछ भी दे सकता है। तो पहले दुकानदार के पास जो पेपर आएगा वो कहेगा भाई ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े, मैं नहीं ले रहा ये, चाहे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और आगे, नो, इसकी एक एवोल्यूशन हुई है। ये आहिस्ते आहिस्ते करके किस तरह से है उस सफ़र को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेक्शन में। तो वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर इसके अंदर के पैसा किस किस फॉर्म्स में हो सकता है, उसके फंक्शंस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, हम पहले फॉर्म्स देख लेते हैं पैसे की। क्या नहीं, फॉर्म्स नहीं लिखी हुई, चलो। तो हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है मनी एंड बैंकिंग। यूनिट 3 है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, जिसके अंदर पहला हेड है मनी एंड बैंकिंग, और उसके अंदर सबसे पहले मनी के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग उसके बाद। हमें पैसा क्यों चाहिए होता है? फाइनल इसका आंसर तो ये बिकॉज इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें कुछ भी खरीदना हो तो पैसे के जरिए खरीदेंगे, सही है। और कोई भी चीज़ बेच रहे हो, गुड्स या सर्विसेज दे रहे होंगे तो उसके बदले पैसा रिसीव करेंगे। तो पैसा इसलिए वी रिक्वायर इन एन इकॉनमी। बट हाउ डिड वी एंड अप इन दैट करेंसी, जो कि हमारी कहलाती है फियाट करेंसी। ये फियाट करेंसी तक कैसे पहुंचे? ये जो हमारी सारी करेंसीज है ना, जिसमें कैश, कॉइन या बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है सब फियाट करेंसी, यहाँ तक पहुंचे कैसे? सो इट ऑल स्टार्टेड विद बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम, इसकी एक पूरी एवोल्यूशन है, वो बताऊंगा, उसके बाद इसके पीछे आता हूँ। एवोल्यूशन क्या रही है एक्सचेंज की? एक ज़माने में ज़ाहिर है बहुत हज़ारों साल या प्री हिस्टोरिक टाइम से चला, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, लोग जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती होंगी बस वही प्रोड्यूस करते होंगे, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती होंगी, अगले दिन फिर दोबारा उठ के अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते होंगे, ठीक है। हंटर गैदरर्स थे, हंट कर लिया, लेके आ गए,
उस जानवर को मतलब बनाया पकाया वगैरह और खा लिया आपस में। इतने किस्म के मसाले भी शायद नहीं होंगे तब, इतनी फ्लेवर्स और ये सब कुछ नहीं होता, बड़ी बेसिक लाइफ स्टाइल। उसी जानवर की खाल से कुछ बना के सुखा उगा के कुछ पहन लिया, या कोई पत्तों से बना के या कोई ड्रेस बना लिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो ऐसे टाइम्स में एक आध जोड़ा कपड़ा भी हो और रोज़ के खाने का बंदोबस्त हो रहा हो तो बस इस पे इनफ है। हर कोई अपने खाने को कलेक्ट करके ला रहे जंगलात में से या रिवर में से फिशिंग करके लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू हुई चीज़ों की कंजम्पशन, लोगों ने अपनी नीड्स पूरी की ना। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि अगर एक बंदा जा ही रहा है रिवर पे मछलियाँ पकड़ने, तो उसने कह दिया भाई तुम मेरी भी मछली पकड़ के ले आना, मैं वुड्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे भी वुड्स कलेक्ट कर लूँगा। वो दरख्त काट के वुड्स कलेक्ट करके लाया, फायरवुड चाहिए होता ना, इसने उसको फायरवुड दिया, उसने उस मुनासबत से उसको मछलियाँ दे दी। एक दिन जितना फायरवुड इसने दे दिया अंदाजन एक दिन जितनी मछलियाँ उसने दे दी। फिर इनके आपस में रेट सेट हो गया होगा, तो कितना वुड दोगे उसके बदले में कितनी मछलियाँ दूंगा। सही है, दिस इज आवर वर्क। तो ऐसे करके लोग क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए प्रोडक्ट्स को लेकर के, स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई। तो अब एक गांव विजुअलाइज करो, जिसके अंदर देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, 3 घर नहीं होंगे, बहुत सारे घर होंगे, ठीक है ना। एक है जिनकी स्पेशलाइजेशन वुड है, एक की फिश है, ठीक है, एक का वीट कर लो, सही है, और एक क्या है हाउस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, सही। अब ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे के वुड कलेक्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे के फिश कलेक्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे के वीट कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपस में सब जिनका जो क्राफ्ट है ना, या जो चीज़ कर रहे, जो चीज़ पकड़ के ला रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, वो ऑफर करेंगे और अगले से उसके गुड्स सर्विसेज ले लेंगे। तो एक छोटी इकॉनमी में, ये एक छोटी सी इकॉनमी है, इसके अंदर तो ये चीज़ चल सकती है। लेकिन 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, आपको ये चाहिए नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, किसी को कुछ चाहिए हो उसके बदले किसी को कुछ चाहिए, और मिल मिला के बांट के हो गया मामला हल। लेकिन जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड हुई, कैसे होगी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आने की वजह से, होता है ना, इनोवेशन होती है, नए नए फ्लेवर्स आते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड हो गए, तो तो एक्सपेंड हुई इकॉनमी। तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये कि अब मैं एज अ वुड कटर, मेरे घर पे सब्जी के अंदर कुछ मखसूस बैंगन चाहिए, कैबेज चाहिए। अब वो वाले जो वेजिटेबल वाला है, जो जिसके पास बैंगन और कैबेज है, उसके पास मैं गया वुड्स लेके, उसके कह रहा मुझे वुड्स नहीं चाहिए, मुझे तो जूते चाहिए, आप जूते अरेंज कर दो। अब मैं वुड लेके जूते वाले के पास गया, जूते वाले कह रहा मुझे भी वुड नहीं चाहिए, कहता मुझे तो फिश चाहिए। मैं फिश वाले के पास गया, तो लकीली उसको वुड चाहिए था, मैं बहुत लंबी भी कर सकता था, मैंने शॉर्ट किया, उसको फिश वाले को वुड चाहिए था, उसने वो वुड दिया, फिश ली, फिश लेके जाके मैंने शू मेकर को दी, कॉबलर कह दो चलो, बहरहाल उससे शूज़ उठा के मैंने वेजिटेबल वाले को दिया, वेजिटेबल्स लेके घर आया। तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया, और जितनी बड़ी मार्केट उतनी सारी प्रोडक्ट्स, उतना लंबा प्रोसेस। तो फिर जितनी मार्केट ऐड होती चली गई, मिसाल तौर पर हाउसेस ऐड होते चले गए, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक बहुत मतलब एक विलेज लेवल की एक इकॉनमी बन गई, विलेज से भी थोड़ी बड़ी। तो इसके दरमियान फिर एजेंसीज भी खुली, वो एजेंट्स के पास सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन होती थी, जिसको जो बेचना होता था एजेंट्स के पास आके अपनी रिकॉर्डिंग करवा के जाता था कि हमारे पास क्या क्या है आज और हमें उसके बदले क्या चाहिए। तो सबने अपने कॉम्बिनेशंस जमा करा दिए, एजेंट्स के पास गए तो वो कॉम्बिनेशंस जो है देख के ओके फाइन, फिर वो 4-5 कॉम्बिनेशंस पकड़ के अपना एक कॉम्बिनेशन निकाला कि पहले मैं किसके पास जाऊँ, फिर किसके पास, फिर किसके पास जाऊँ, और इस तरह से करके मेरी कैसी प्रोडक्ट रीच आउट करूँगा। क्लियर, अब तक समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके जो है ना एजेंट्स ने थोड़ा सा ईज आउट किया मैटर को। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, चीज़ के बदले चीज़, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। कमोडिटी बोलो, गुड्स बोलो, और गुड्स जब भी बोला तो गुड्स एंड सर्विसेज ध्यान में रखना। सर्विसेज हर दौर से ही है, मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं कि किसी को अपने हुनर की वजह से घर बना के दे दे अगर, ठीक है, तो एक सर्विस ये नारियल तोड़ के दे दे, पेड़ पे चढ़ के, तो 10 नारियल तोड़ के देगा अगर, तो हो सकता है एक खुद रख ले, 2 खुद रख ले, इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस। तो ये बार्टर सिस्टम है, और जितनी बड़ी मार्केट होगी फिर एजेंट्स भी काम नहीं आएंगे। इतने सारे कॉम्बिनेशंस से गो थ्रू होते 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 जब तक घर पहुंचा ना, वो मछली पुरानी हो गई, ये क्या लो, आई मीन फ्रेश नहीं रहा वो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, और सिर्फ एक मसला नहीं, और भी 10 मसले।
मसला ये है कि कॉम्बिनेशन ये है कि जो कैटल फार्मर है उसको मिसाल के तौर पर वुड चाहिए, वो जितना वुड उसको मिल रहा है उसके बदले पूरी कैटल की एक टांग बनती है, वो एक टांग दे देगा, बाकी मतलब वो अगर मीट खाने आया है जो वुड वाला है वो वुड दे जाएगा और कहता है मुझे एक टांग के बराबर मीट चाहिए, तो बाकी 3 टांगे उसका क्या करेगा, आधी तो नहीं रखे, पूरी काव तो पूरी के लोगी ना, ठीक है ना, वो बीफ खाने आया, ये जो भी गोट है जो भी, बहरहाल। सो दिस इज हाउ इट बिकेम अगेन अ प्रॉब्लम कि यार जैसे जैसे इकॉनमी बड़ी हो रही है तब प्रॉब्लम हो रहा है, ये इतने कॉम्बिनेशन में कैसे चले। तो फिर समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल अमंग ऑल हैड टू कम इन, ठीक है। अब तक जरा यहां भी देख लें हम नोट्स पे। वंस अपॉन अ टाइम पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर सेल्फ सफिशिएंसी वाज द नॉर्मल थिंग, लाइक सेल्फ सफिशिएंसी लोग टारगेट करते थे कि उनकी अपनी नेसेसिटीज पूरी हो जाए, ठीक है। फिर वो नेसेसिटीज पहले अपनी पूरी कर लेते थे, जो जो चाहिए उनको निकलते थे कलेक्ट करने के लिए, वो ले आते थे अपनी फैमिली के लिए। फिर इवेंचुअली उन्होंने डिवीजन क्रिएट कर दिया कि हम क्या करेंगे, आप क्या करो और आप क्या करो, फिर हम आपस में हम मछली जाएंगे, आप जो है वाटर कलेक्ट कर लो और कोई थर्ड पर्सन कुछ और कलेक्ट कर ले और फिर हम आपस में ट्रेड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड किया। फिर वो डिवाइडेड लेबर के अंदर भी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाया था, उस फर्नीचर के बनाने के प्रोसेस को भी और डिवाइड कर दिया। तो स्पेशलाइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं होती, प्रोडक्ट के अंदर भी होती है। मसलन तौर पर मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ फर्नीचर बनाऊँ, हमारी फैमिली से फर्नीचर बनाएगी, तो पूरे टाउन के अंदर हम मशहूर हो गए फर्नीचर बनाने वाले। अब हम फर्नीचर देंगे उसके बदले कुछ लेंगे, बार्टर का दौर ये भी सोचो। लेकिन अब फर्नीचर के अंदर भी विद इन फैमिली भी हम फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि अगर मैं चेयर बना रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ वुड कट करके लेके आऊँगा और जो दूसरा है वो सिर्फ उसको असेंबल करेगा, तीसरा है जो इससे पॉलिश करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमने बिजनेस स्टडीज की बुक में भी देखा कि वो स्पेशलाइजेशन की वजह से आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे। जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे उतनी चीज़ देके उसके बदले आप कुछ ले सकते हो, क्योंकि आपको खुद कितनी चाहिए होगी चेयर, आप तो एक लिमिटेड कंजम्पशन करोगे, उसके अलावा जितनी सरप्लस प्रोडक्शन है वो आप सेल आउट करोगे, उसके बदले कुछ और ले लोगे, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती चली गई, अब इकोनॉमी के बढ़ने में क्या हुआ, इट स्टार्टेड बिकमिंग डिफिकल्ट टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हुई तो एजेंट्स आ गए, एजेंट्स मार्केट में इमर्ज हुए। लेकिन फिर एजेंट्स के आने के बाद भी एक पॉइंट है, पॉपुलेशन ग्रो हुई और काफ़ी ग्रोथ होती रही, तब दोबारा उसी प्रॉब्लम में फंस गए कि एजेंसीज भी कितना हैंडल कर लेंगी। अगर 10 किस्म के प्रोडक्ट से मसला नहीं, 100 किस्म के प्रोडक्ट से फिर भी मसला नहीं, जब हज़ारों किस्म की प्रोडक्ट्स हो तब कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन बनाते फिरेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कैसे। ज़रूरी थोड़ी कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मुझे जो चाहिए हो वो किसी भी कॉम्बिनेशन से जो है ना नहीं बन रहा, कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ, मैं कपड़े ऑफर कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे मिसाल तौर पर फिश चाहिए, लेकिन फिश वाले को जो जो चाहिए वो कहीं से भी मेरे कॉम्बिनेशन से मैच ना हो रहा हो तो फिर सही है। तो आज तो मैं मछली नहीं ले सकता, वो कहे कि मुझे कल चाहिए होंगे, परसों चाहिए होंगे जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन आज नहीं चाहिए, तो फिर समझ में आ रही बात। ये मसला एक तो क्या आपकी एक्सचेंज जो आपको देना है उसके बदले जो लेना वो उसी वक्त टाइमली नहीं हो पा रहा, पहला मसला। दूसरा मसला, जो मुझे देना उसके बदले मुझे अगले से उसकी प्रोडक्ट कितनी लेनी है, ये रोज की वैल्यूएशन चेंज होने का मसला दूसरा, कि कैसे मेजर करेंगे। अब कितनी मछली के बदले कितना वुड, अब मछली अलग अलग किस्म की हो तो और वुड अलग अलग क्वालिटी का हो तो हाउ विल वी मेजर दैट, ठीक है। सो इन मसाइल को हल करने के लिए देयर शुड बी समथिंग दैट कैन बी करंटली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट, ठीक है, एंड दैट इज करेंसी, ठीक है। ये करेंसी जो सब एक्सेप्ट करे कि अभी मौजूदा चल रही है जो, तो वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो सबने फिर वही रखी जो सब अगर लेके किसी को दे भी नहीं पाए तो खुद यूज कर लेंगे। सबसे कॉमन उसमें आगे चलो वीट, एक मिसाल, कुछ बातें यहाँ सपोज्ड भी हैं आपको स्टोरी आसान करने के लिए। तो वीट अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स गुड इनफ। अब जब वीट देखा गया ना सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो देख रहा है मैं घर कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ उसके बाद मुझे वीट मिलता है, और वीट में कहीं भी यूज कर लेता हूँ, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जो मिसाल के तौर पर फ्रूट्स गैदर करके ला रहा है वो फ्रूट्स दे रहा है, उसके बदले वीट ले रहा है, गंदम ले रहा है, और वो गंदम किसी को भी दे देगा, उसके बदले कुछ भी मिल जाएगा। उसको हॉर्स कार्ट मिल जाएगी, उसको घोड़ा मिल जाएगा, उसको कैटल्स मिल जाएंगे, उसको मिल्क मिल जाएगा, उसको एग्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बच्चों को कोई जो है ना ट्रेन करने वाले वो इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे वीट दे दे के बाद। सब हर बंदे ने इंडिविजुअली देखा कि वीट बड़ा एक्सेप्टेबल है, तो सब ने अपना अपना क्राफ्ट छोड़ के वीट उगाना शुरू कर दिया। पॉइंट ये आ गया कि वीट बढ़ गया, सप्लाई वीट की बहुत हो गई,
उसको दे के जो लेना वो अवेलेबल नहीं है। सही है, तो ये तो डुएबल नहीं है। रिवर्स गियर मारो, दोबारा से सिचुएशन को बार्टर पे ले आओ। इसका मतलब वीट करेंसी के तौर पे तो सही है चलो, लेकिन जब ऐसा देखा कि ये तो उगाया जा सकता है और ये सब एक्सेप्ट करे तो सभी उसमें चले गए। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर नोट छापने, नोटों को देखकर हम देखें नोट हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्यों ना मैं पढ़ाऊं, क्यों मैं बिजनेस क्यों करूं या मैं जॉब क्यों करूं। नोटों से जब सब खरीद रहे तो क्यों ना मैं एक ऐसा प्रिंटर ले आऊं जो नोटें छापे, और ऐसे ही पूरी इकॉनमी करे सिर्फ नोटें छापे, तो सब नोटें छापने में बिजी हो गए, उससे खरीदने के लिए जो प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विस चाहिए वो तो कोई ऑफर ही नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम आ गया इसमें। तो इसका मतलब करेंसी एक तो ये होनी चाहिए थी जो सब हर कोई एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेबल हो। तो एक्सेप्टेबल तो थी, वीट सब एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन फिर स्कार्स भी होनी चाहिए जिसकी कमी भी हो, ऐसे इजीली उगा ले ऐसी कोई चीज ना हो। तो चलो कोई एक ग्रुप गया, अब सब अपना अपना, अब मैं तसव्वुर करें कि बहुत सारे एक इकॉनमी के अंदर बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं और बिजनेस टाइकून्स और उस तरह के बैठ गए साथ के, नहीं यार वीट तो नहीं चलेगा, एक काम करते हैं हम चंद लड़कों को मतलब एक टास्क देते हैं इकॉनमी के अंदर, जो जाके कोई बिल्कुल ऐसी चीज लागे जो बहुत रेयर हो। तो कोई पकड़ के ले आया सोना कि ये बड़ी रेयर से, हाँ सबको कहा ये बड़ा रेयर है, तो अब आप जाके सोना लेके आओ। अब वो सोना लेने जा रहे हैं, लेकिन जितना सोना तोड़ ताड़ के ला रहे हैं उसमें भी उनको वक्त लग रहा है। अगर कोई फिशरमैन जाके उतना ही वक्त लगाएगा तो इतना सोना नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि फिशरमैन फिशिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड है। वो कहेगा इतना ही वक्त अगर मैं फिशिंग में लगा तो ज्यादा कमाल, इतनी फिश आ जाएगी जिससे सोना खुद ही आ जाएगा इंस्टेड ऑफ। तो सब अपने अपने क्राफ्ट के अंदर वापस आ गए और ये सोना उगाने नहीं, सोना ढूंढने ढांढने चले गए। ठीक है, ये इसको खाली मतलब सपोज्ड स्टोरी के तौर पे समझो ताकि स्टिक हो ब्रेन में। अब वो सोना लेके आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, पहली दफा वो सोना किसी को भी ऑफर कर रहे हैं तो वो खुश है, हाँ ठीक है यार ये लो, इसके बदले आप रोटियां ले लो, गंदम ले लो, ये वुड ले लो, और जो है ना इसके बदले ठीक है ये सोने की कुछ उसने जो है ना कॉइन्स की सूरत में दे दिया, जिस सूरत में जिसने एक्सेप्ट किया, कहा चलो मैं अपने घोड़े पे आपको कहीं छोड़ देता हूँ, यू नो ट्रैवलिंग मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो एक्सेप्टेबल हो गया गोल्ड सबके दरम्यान, और स्कार्स रिसोर्स भी है। ठीक है, स्कार्स भी और एक्सेप्टेबल भी। अब क्या है कि गोल्ड के बदले कोई भी कुछ भी एक्सचेंज कर रहा था मार्केट में। अब क्या बन गई नॉर्मल करेंसी गोल्ड। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, एक शहर की सतह पर पहुंच चुकी है। अब इतना, और जो भी कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सुनना गौर से, अब पहले तो ये समझो जिसके पास गोल्ड आ रहा है वो भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है, गोल्ड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, वो कह रहा है यार गोल्ड सेफ नहीं है मेरे पास इतना। तो एक बंदे ने अपने पास 2-4 गार्ड्स रख लिए और एक शॉप बना ली और कहा कि गोल्ड सिक्योर करने की शॉप है, और गोल्ड को अलग अलग शेप्स भी देते हैं हम, गोल्ड स्मिथ है, चलो ये गोल्ड में डील करता है। तो इसके पास अपना गोल्ड जमा करवाओ और इससे एक पर्ची लेके चले जाओ रसीद के तौर पे। ठीक है ना, इससे एक पर्ची लेके चले गए रसीद के तौर पे। अब क्या होता था कि मेरे पास जितना गोल्ड है, मैं तो फिशरमैन हूँ, मैं जो है ना क्या कहते हैं फिश पकड़ के आके सेल करता हूँ, और मेरे घर में चंद थोड़ी सी चाहिए होती होगी, बाकी जो और सरप्लस फिश है वो सेल करता हूँ, उसके बदले गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उस गोल्ड में से जरूरी थोड़ी सारा खर्च कर लूँ, कुछ वुड चाहिए होता होगा, कुछ क्लोथ चाहिए होते होंगे जो कि वो भी डेली नहीं चाहिए होता, कुछ दिन के क्लोथ वुड और कुछ राशन वगैरह भर दिया घर में, फिर भी गोल्ड जो बचा। अब जो गोल्ड बचा वो बचता गया, घर में पूरा है। तो यार इसको सिक्योर करना पड़ेगा कहीं, ऐसे तो कोई डाका ना डाल दे, और मैं ये भी नहीं अफोर्ड करना चाह रहा कि मैं गार्ड्स रख लूँ अपने घर के आगे। तो मैंने ऐसे गोल्ड ने जब शॉप खोली थी, मैं जाके उसके बाद रखवा दिया अपना गोल्ड, उसने मुझे इसके बदले पर्ची दे दी। ठीक है, रसीद के तौर पे। अगली दफ़ा मुझे कुछ ख़रीदना होता तो मैं जाता उसको जो जिससे कुछ ख़रीदना होता उस सेलर को कहता है रुको, मैं गया गोल्ड स्मिथ के पास और कहा कि मेरी पर्ची में से इतना काटो और गोल्ड दे दो, और बाकी नई रसीद बना के दे दो जितना मेरा बैलेंस बचा उसकी, और उतना गोल्ड दे के कुछ ख़रीद लिया। अगली दफ़ा फिर ऐसा, फिर एक पॉइंट आया, मार्केट इतनी ट्रस्ट करने लगी गोल्ड स्मिथ पे कि लोगों ने आपस में पर्चियाँ शेयर करना शुरू कर दी कि यार जो तुम जितने का उससे निकलवाओगे ना मुझे दे दो पर्ची काट के। वो चेक बन गया एक तरह से, सही है। तो मैं खुद ही तुम्हारे नाम से तुम्हारे अकाउंट से निकलवा लूंगा और अपने अकाउंट में रखा दूंगा, क्योंकि अभी तुम गोल्ड निकलवा के लाओगे, मुझे दोगे, फिर मैं जमा कराने जाऊंगा। तो गोल्ड स्मिथ एक तरह का बैंक बन गया, और उसकी दी हुई रसीद सब एक्सेप्ट कर रहा है। और वो रसीद के ऊपर कुछ भी लिख के दे दो, गोल्ड स्मिथ ने छाप के दे देगा, भाई आप इस पर बस लिख देना किसी को अमाउंट, वो जितने अमाउंट का गोल्ड बोलेगा मैं आपके खाते में से उसके अकाउंट में डाल दूंगा, दैट्स इट। सही है।
तो ये एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद गोल्ड स्मिथ को ही सोचो, आज के दौर में काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गोल्ड स्मिथ ही सोचो, उसने कहा यार और अच्छा तरीका निकाल देता हूँ, लोगों को लिखना भी ना पड़े। वो पेपर्स की गड्डी बना दी, 100 लिख के दे दी, जिसको दे दिए वो 100 जितने उतने नोट्स देके उसकी रिप्रेजेंटेशन, उस हर 100 रुपए की रिप्रेजेंटेशन क्या, उसके पीछे गोल्ड इतना है। तो कोई वो 100 रुपए जाके गोल्ड स्मिथ को देगा तो गोल्ड भी ले सकता है, या डायरेक्टली वो 100 किसी और को दे दे। तो मार्केट में पेपर इस तरह से गोल्ड बैक पीछे जाने लगा और पेपर बाहर आने लगा, लेकिन हर पेपर के बैक पे क्या, गोल्ड है। ठीक है, इस तरह से स्टोरी मूव डाउन। इससे क्या फायदा हो, क्योंकि गोल्ड थोड़ा, एक और फायदा ये था गोल्ड थोड़ा है और आवाम इतनी ज्यादा। तो गोल्ड का तो ये है ना कि मिसाल के तौर पे 1 kg गोल्ड है, इसके ऊपर अगर 100 की डिनोमिनेशन वाले, मैं मिसाल के तौर पे 1 मिलियन नोट्स छापूं, ठीक है ना, तो क्या कितना बन गया, 100 मिलियन रुपीस, एम लगा देता हूं, 100 मिलियन रुपीस। ठीक है, या मैं 100 की नोट वाले 10 छापूं तो बना 1000 रुपए। जिस दौर में 100 की नोट वाले 10 नोट छपे होंगे 1 kg गोल्ड के बदले ना, तो उस दौर में 1000 रुपए की वर्थ इतनी होगी जितनी इस दौर के अंदर 1 मिलियन 100 मिलियन डॉलर 100 मिलियन रुपीस की वर्थ होगी। क्यों? क्योंकि एक ही केजी के बदले आपने 100 मिलियन रुपीस छापे हो, या एक ही केजी के बदले 1000 रुपए छापे हो, उसके बैक पे तो एक ही केजी गोल्ड है ना। तो नोटें तो आप जितनी छाप दो, लेकिन जितनी नोटें छापोगे बैक पे तो 1 किलो ही गोल्ड है, तो नोटें बढ़ती चली आ रही हैं। सही है। बहरहाल ये बात यहां पर लेके जा रहा था मैं कि आप जितने चाहे नोट छाप सकते हो गोल्ड के बलबूते पे। सही। और जब ये देखा गया कि जितने चाहे गोल्ड के बलबूते पे नोट छप सकते हैं अगर, तो फिर तो फायदा ही नहीं कोई। क्योंकि अगर एक इकोनॉमी है उसने गोल्ड के बदले 1000 नोट छापे, दूसरी इकोनॉमी उसने 10,000 नोट छापे, तो यू नो इट विल बी डिफरेंट। उनकी परचेसिंग पावर, क्योंकि नंबर ऑफ नोट ज्यादा है, तो फिल वक्त बढ़ जाएगी फौरी तौर पे। 10,000 रुपए उनके पास, इस इकोनॉमी के पास 1000 ही है 1 किलो गोल्ड के बदले, तो वो थोड़ी देर के लिए अमीर हो जाएगी। बट इवेंचुअली जब वो अमीर होगी तो पीछे अगर गुड्स इतने अवेलेबल नहीं है ना, 10,000 जितने माल नहीं है मार्केट में, तो सारे गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, वहाँ उनकी करेंसी डिवैल्यू भी होगी, तो बहुत सारी बातें होंगी। बट 1971 तक ये हो गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया यूएस से। और जब यूएस से खत्म हो गया तो सब हर जगह से खत्म हो गया कि यूएस के जो डॉलर छपते हैं उसके बैक पे कोई गोल्ड नहीं है, कोई गोल्ड रिजर्व्स नहीं है। बस उनको ये पता है कि हम जितने डॉलर छापेंगे, जितनी मनी सप्लाई बढ़ाएंगे मार्केट के अंदर, उतनी लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। जितनी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और गुड्स नहीं मौजूद उतने, तो इतने सारे लोग जब गुड्स खरीदने आएंगे और गुड्स नहीं होंगे मार्केट में, तो गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो नेचुरली करेंसी वीक कहलाएगी। ठीक है ना, ओवर द टाइम करेंसी वीक हो जाएगी। कैसे? कि अगर मार्केट में मिसाल के तौर पे 10 ट्रिलियन डॉलर्स फ्लोट कर रहा है, सही है, और उस मार्केट में मिसाल के तौर पे जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे के सारे अगर ट्रांजेक्ट हो जाए तो ये 10 मिलियन डॉलर्स तक के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे लेट्स सपोज। इवेंचुअली मार्केट में नोट्स इसके डबल हो जाए, अगर 20 ट्रिलियन डॉलर्स तक चले जाएं और गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही रहे, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज 20 ट्रिलियन डॉलर्स में आएंगे मैक्स। तो कल तक जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स में आ पा रहे थे, अब वही गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा तो नहीं हुआ ना, सिर्फ नोट ज्यादा छाप दिए, तो वही अब 20 ट्रिलियन डॉलर्स में आएंगे। तो इसका मतलब कि जब मनी सप्लाई कम थी तो एक एक डॉलर की वर्थ जितनी भी थी वो बाय वैल्यू आधी हो गई जब उसके डबल छप गए। तो कल तक जो चीज $1 में आ रही थी अब $2 में आ रही है, 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक में जो आ रही थी वो 20 ट्रिलियन डॉलर्स में आ रही है। क्लियर हो रही है? तो जितना नोट छपा उतना ही क्या हुआ, करेंसी डिवैल्यू होगी। तो जब ये कॉन्सेप्ट वैसे इकोनॉमी में चल रहा है तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड का काम क्या है? तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होगा तो लोग जो वो इकोनॉमिक्स जितने चाहेंगे पैसा छापेंगे, जितना चाहे छापे, जितना छापेंगे उनकी इकोनॉमी को उतना ही नुकसान पहुंचेगा, उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। समझ आ रही? सो ये पूरी एवोल्यूशन जो है ना, वैसे कि खैर इसके अंदर बताई हुई, लेकिन इसके अंदर तुम ये चेक करो कि जो फियाट करेंसी है वो कैसे आई। वो ऐसे आई कि सारा गोल्ड रखवा के एक जगह पुलअप होता चला गया, उसके बदले नोट्स निकलते गए। अब वो नोट्स दे के, गोल्ड लेके, फिर किसी को गोल्ड दे के, उससे माल लेके, और जिसको गोल्ड दिया वो दोबारा बैंक में ही जमा कराएगा,
या गोल्डस्मिथ के इतने लंबे प्रोसेस में लोग एक हद तक गए होंगे, उसके बाद ये इतने लंबे प्रोसेस में जाना भी छोड़ दिया होगा। तुमने जो मुझे नोट दिया बस दैट्स इट, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, इसके बदले तो गोल्ड तो मिल ही जाता है ना। अब मैं चाहूँ तो वो नोट देके गोल्ड लेके आऊँ, फिर वो गोल्ड देके किसी से कुछ खरीदूँ, वो भी कहेगा इतना लंबा क्यों किया, मुझे डायरेक्ट वो नोट ही दे दे, मैं भी एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ। सब इसी तरह एक्सेप्ट करना शुरू करो इस पीस ऑफ पेपर को, ठीक है, जो कि इवेंचुअली आपकी फिजिकल पेपर करेंसी या कॉइन्स की तो चलो अपनी वैल्यू होती है, कॉइन्स अगर गोल्ड के हो तो अपनी वैल्यू है, लोहे के हो तो अपनी वैल्यू है, लेकिन पेपर की तो कोई खास वैल्यू नहीं होती ना। तो पेपर को कैसे वैल्यू मिली, उसकी बैक पे पेपर को इसलिए वैल्यू मिली कि पीछे से कॉन्फिडेंस चलता चला है कि इसकी बैक पे गोल्ड है, फिर इवेंचुअली गोल्ड स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया, सही है। और वो खत्म होना कैसे सक्सेसफुल है, और जब डॉलर से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, तो आज अगर कोई दुनिया में इकॉनमी कहती है ना कि नहीं हमारी करेंसी तो गोल्ड बैक्ड है, कोई बात नहीं होती रहे, आपकी करेंसी गोल्ड बैक्ड है, डॉलर गोल्ड बैक्ड नहीं है, आपकी करेंसी डॉलर के साथ एक्सचेंज हो सकती है। जब आपकी करेंसी डॉलर के साथ एक्सचेंज हो सकती है तो इसका मतलब आपकी करेंसी का गोल्ड बैक्ड होने का फायदा ही कोई नहीं, सही है, क्योंकि डॉलर है जिसकी बैक पे गोल्ड नहीं है, और आपकी करेंसी जो आप गोल्ड के हिसाब से छापते हो, बस डॉलर के बदले आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है ना, तो नाउ इट्स द सेम, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी और वही गोल्ड बैक नहीं है, तो फिर फायदा ही नहीं है कोई गोल्ड स्टैंडर्ड का। अब कह लो, बहुत सिंप्लीफाई करके बातें करता हूं मैं। अच्छा जी, इकोनॉमी के उसमें मतलब पूरी इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स का अगर स्पेशलाइज्ड होने के लिए आप पढ़ोगे तो आप देखोगे चीज़ें बड़ी पेचीदा होती हैं, एवोल्यूशन भी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी बताई कि 10 लोग निकल के गोल्ड लेने और ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। अब आज किस पॉइंट पे, आज इस पॉइंट पे कि हमने नोटें भी जमा करा दिए बैंकों में, वो जो डॉलर के बिल्स हैं या PKR की नोट्स जो भी है वो जमा करा दी, और उसके बदले हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर नंबर्स नज़र आ गए, ठीक है, कि आपके फॉर एग्जांपल 100,000 रुपये के, या मुझे बैंक ने एक इशू कर दिया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उससे पेमेंटें कर रहा हूँ, सब एक्सेप्ट कर, तो प्लास्टिक मनी कहलाता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी। तो अब पेपर मनी से प्लास्टिक मनी पे आ गए, या अब प्लास्टिक मनी कह दो, या फिर मोबाइल ऐप के जरिए आप जो ट्रांसफर कर रहे होते हो। तो अब देखा जाए अब तो सिर्फ नंबर्स हैं जो बैंक के अंदर है, जो बैंक के अंदर इधर से उधर मूव हो रहे हैं, अब तो फिजिकल मनी भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद भी एक और फॉर्म आ चुकी है जिसके बैक पे तो बैंक भी नहीं है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, जिसकी मिसाल क्या है, डिजिटल करेंसी, जो कि कौन सी है, एग्जैक्टली डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्राइम मिसाल है अभी वो कौन सी है, बिटकॉइन, ठीक है ना। तो बिटकॉइन जैसी करेंसीज ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इनके बैक पे तो वो भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, बल्कि इनके बैक पे तो एक प्रोग्राम है, एक कोड है जो रन हुआ है, सही है, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जितने एक्सेप्ट। देखो करेंसी की विनिंग क्या है, करेंसी की विनिंग है आवाम एक्सेप्ट करे, आवाम अगर एक्सेप्ट कर लियो उसको तो बस ठीक है ना, इट्स करेंसी। ये सब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओके फाइन, कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ क्या कैसे कर रहा है, बिटकॉइन के बदले डॉलर्स दे रहा, हाँ डॉलर बाकी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ तो बिटकॉइन के बदले डॉलर लेके डॉलर दे के जो डॉलर एक्सेप्ट कर रहा है उसको डॉलर से ट्रांजेक्शन कर लो, समझ आ रही बात। बट अगेन इसकी अभी मतलब इसके अंदर बहुत सारा जो है ना इसको स्टेबल होना बाकी है, क्योंकि दुनिया भर की करेंसीज है वो ऐसी नहीं होती कि एकदम ही खट करके ऊपर चली गई, खट करके नीचे चली गई। चीज़ अगर कोई करेंसी एक्सेप्टेबल हो रही है मार्केट के अंदर दुनिया भर में ग्लोबली, तो उसके अंदर एक फीचर ये भी आ जाएगा कि वो स्टेबल होगी, अनस्टेबल नहीं होगी। तो ये ओवर द टाइम स्टेबल होती चली जाएगी जैसे जैसे और मजीद एक्सेप्टेबल होती रहेगी। बाहर ये पूरा आपके पास एक वो लिखी हुई है एवोल्यूशन ऑफ मनी के नाम से, पैराग्राफ कह रहा हूँ, पूरा एक हेड बना हुआ है एवोल्यूशन ऑफ मनी के नाम से, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसा कैसे आया,